बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपके साथ विलियम ब्लेक की कुछ इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट लाइन शेयर करूंगी जो एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। सबसे पहले ऑगरीज ऑफ इनोसेंस की लाइंस हैं। टू सी अ वर्ल्ड इन अ ग्रेन ऑफ सैंड एंड अ हेवन इन अ वाइल्ड फ्लावर, होल्ड इन्फिनिटी इन द palm of your hand and eternity in an hour। ये ऑगरीज ऑफ इनोसेंस की फर्स्ट 4 लाइंस हैं। सबसे पहले आप रेफरेंस लिखेंगे कि दीज लाइंस हैव बीन टेकन फ्रॉम ऑगरीज ऑफ इनोसेंस रिटन बाय विलियम ब्लेक। कॉन्टेक्स्ट में चूँकि ये बिगनिंग लाइन है तो आप इसका थीम बताएंगे। ऑगरीज ऑफ इनोसेंस के जो रिकरेंट थीम्स हैं, जैसे थीम ऑफ लव फॉर एनिमल्स, चिल्ड्रंस, करप्शन इन इंग्लिश सोसाइटी, इग्नोरेंस, पॉवर्टी, रिवार्ड, punishment, good and evil, cruelty, jealousy, compassion, mercy and all other themes are present in Auguries of Innocence। कॉन्टेक्स्ट में आप बताएंगे कि विलियम ब्लेक एक रिलीजियस एंड विजनरी पोइट है और बिब्लिकल स्टाइल में इंतहाई सिंपल लैंग्वेज में वो लोगों को वार्न करता है फ्रॉम द पनिशमेंट ऑफ द डे ऑफ जजमेंट, और उन्हें बताता है कि उन्हें ईवल्स से बचना चाहिए और अच्छाई की तरगीब देता है। तो कुछ इस तरह से आप इसका कॉन्टेक्स्ट लिखेंगे। इन द ऑगरीज ऑफ इनोसेंस देयर आर रिकरेंट थीम्स ऑफ लव फॉर एनिमल एंड चिल्ड्रन and problems of English society of the poet age, theme of ignorance, poverty, childhood and old age problems, reward, punishment, good and evil, cruelty, jealousy, passion, compassion, mercy and all other themes। William Blake in biblical simplicity and style of language preaches the word of God and warns the evildoer of the consequences of his villainy and violence। कॉन्टेक्स्ट के बाद इन लाइंस को आप एक्सप्लेन करेंगे और इन लाइंस में पोइट ने फ़िलासफ़िकल स्टाइल में एटर्निटी और इन्फिनिटी के थीम को एक्सप्लेन किया है। टू सी अ वर्ल्ड इन अ ग्रेन ऑफ सैंड एंड हेवन इन अ वाइल्ड फ्लावर। यहाँ पर पोएट ने एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ को एक फ़िज़िकल आइडियाज़ के साथ कंपेयर करके समझाने की कोशिश की है। पोएट ये कहना चाहता है कि पार्टिकल ऑफ सैंड रिप्रेजेंट द होल फिज़िकल वर्ल्ड एंड वाइल्ड फ्लावर रिफ्लेक्ट्स द गार्डन ऑफ हेवन, एंड विद द हेल्प ऑफ 1 hour a person can understand the beginning and infinite end of this universe। यानी पोइट ये बताना चाहता है कि इस कायनात की तख्लीक, इसका स्टार्ट और इसका एंड, ये सारी बातें लोगों के लिए अगर गैर वाज़ेह हैं तो इन्हें समझना मुश्किल नहीं है कि इस कायनात की बनावट को अगर देखें, इस कायनात की खूबसूरती को अगर देखें तो हम इस कायनात के बनाने वाले और इस कायनात के शुरू करने वाले और कब ख़त्म होगी, इन तमाम सवालों के जवाब इसी कायनात में मौजूद हैं, जिसके लिए वह खूबसूरत एग्ज़ाम्पल अ पार्टिकल ऑफ सैंड, अ वाइल्ड फ्लावर एंड एन आर, ये 3 मिसालें देता है। यानी फ़िज़िकल एग्ज़ाम्पल्स के ज़रिए नॉन फ़िज़िकल या एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ को समझाता है। इस तरह से यहाँ पर हम बता सकते हैं कि वो थीम ऑफ एटर्निटी और थीम ऑफ इन्फिनिटी को एक्सप्लेन करता है, और इसके अलावा वो एक विजनरी पोइट के तौर पर लोगों के अंदर डिवाइन विजन क्रिएट करता है। लाइंस को एक्सप्लेन करते हुए हमें ये भी बताना होता है कि इसमें थीम्स कौन से हैं, सिंबल्स कौन से हैं, और इसमें पोइट ने जो राइमिंग स्कीम क्या है, इन सारी बातों के बारे में मैंने एक तफसीलन वीडियो बनाई है और उसका लिंक मैं आपको इसके साथ बता दूंगी, आप ज़रूर चेक कर लें। नेक्स्ट लाइंस द सिक रोज़ से हैं। ये एक छोटी सी 2 स्टैंजास वाली पोइम है और इसका फर्स्ट स्टैंजा यहाँ है। ओ रोज़ दो आर्ट सिक,
the invisible worm the flies in the night that flies in the night in the howling storm. इन लाइन्स को एक्सप्लेन करते हुए आप ऐसे ही सबसे पहले रेफरेंस बताएंगे, उसके बाद इसका मेन थीम सिक रोज़ इज़ अ मेटाफोरिकल पोएम इन विच द रोज़ represents innocent love and an innocence in destroyed by selfishness, the dark love of corrupt lover. In the given line the poet says, "O rose, thou art sick." यानी रोज़ represent करता है सोसाइटी ऑफ लंदन के यंग पीपल को, और रोज़ बिलव्ड है जो कि टेम्प्ट करती है लवर्स को, और इनविजिबल वॉर्म रिप्रेजेंट करता है सेल्फिशनेस एंड द डार्क लव. The rose is sick because the invisible worm which operates in the darkness of the night in the howling storm has found out its seed of delight. यानी यहाँ पर विलियम ब्लेक अपनी सोसाइटी के लोगों की, यंग जनरेशन की जो फ़िज़िकल लव और लस्ट थी उसको रिप्रेजेंट करते हैं इन लाइंस में. तो थीम ऑफ लस्ट, थीम ऑफ सेल्फिश लव, थीम ऑफ क्राइम, थीम ऑफ ईवल, थीम ऑफ करप्शन इन डार्कनेस, ये सारे थीम्स इसमें एक्सप्लेन किए गए हैं. तो इस तरह से आपने इसको एक्सप्लेन करना है. इसमें आपने राइमिंग स्कीम्स भी बतानी है, और इसमें आपने पोइटिक डिक्शन भी के सिंपल लैंग्वेज मेटाफोरिकल पोइम है, मेटाफर्स का इस्तेमाल किया गया है. तो इस तरह से ये टेक्निक्स भी बतानी है, और ये भी बताना है कि विलियम ब्लेक एक विजनरी पोइट हैं. तो वो यहाँ पर एक विजन देते हैं कि जो वो तमाम लव जो सीक्रेट हैं, जो डार्कनेस में किए जाते हैं, दे रिप्रेजेंट करप्शन एंड ईवल. दे आर नॉट फेयर लव, दे आर करप्टिंग द सोसाइटी. नेक्स्ट लाइंस हैं विलियम ब्लेक की पोएम लंदन के का थर्ड स्टेंजा. हाउ चिमनी स्वीपर्स क्राई एवरी ब्लैकनिंग चर्च appalls and the helpless soldier's sigh runs in blood down palace walls. फर्स्ट आप रेफरेंस बताएंगे, उसके बाद आप इसकी पोएम की कॉन्टेक्स्ट बताएंगे, और कॉन्टेक्स्ट में आप मेन थीम भी बता सकते हैं, या इससे पहले वाला जो स्टैंजा है उसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं. देन आप इसकी एक्सप्लेनेशन लिखेंगे. कॉन्टेक्स्ट में आप ये भी लिख सकते हैं कि लंदन इज़ अ पोएम अटैक ऑन द कंटेम्प्रेरी सोसाइटी in which the poor and powerless find themselves without help and hope. It is a world of mourning and sorrow. यानी पोइट ये कहना चाहता है कि लंदन जैसा, जो कि एक तरक्की याफ्ता शहर है, जब इसकी गलियों में मैं घूमता हूँ तो मुझे हर तरफ गुर्बत और तकलीफ़ और आहें मिलती हैं. तो इस के ऊपर क्रिटिसाइज़ किया है कि यहाँ पर लोग क्लासेस में बटे हुए हैं, अपर एंड लोअर क्लास, और लोअर क्लास बहुत तकलीफ़ में है. द मिज़रेबल कंडीशन ऑफ चिमनी स्वीपर रिप्रेजेंट द सप्रेस्ड क्लास. यानी चिमनी स्वीपर की कराई से मुराद ये है कि उसकी तकलीफ़ ये ज़ाहिर करती है कि चिमनी स्वीपर पुअर क्लास को रिप्रेजेंट करता है, और वो बहुत ज़्यादा हार्डशिप्स और पॉवर्टी का शिकार है. शायर कहता है कि आई हियर द क्राइज ऑफ चिमनी स्वीपर, द चर्च दैट ब्लैकन्स द सोल gives me creeps, and the helpless cries of soldiers strike against that the palace walls. इसमें चिमनी स्वीपर और चर्च, ब्लैकनिंग द सोल, इसके अलावा हेल्पलेस क्राइज ऑफ सोल्जर, ये सारी एग्जाम्पल रिप्रेजेंट करती हैं क्रूएलिटी को, हिपोक्रेसी को, पॉवर्टी और मिसयूज़ ऑफ इंटेलेक्ट, political and
ecclesiastical institutions, frustrations of desire and associated evils which combine to the corrupt and destruction of society। यानी यहाँ पर वो ये बताना चाहता है कि जो अपर क्लास है जिसमें चर्च की अथॉरिटी हैं, अथॉरिटीज़ ऑफ चर्च हैं, यानी रिलीजियस अथॉरिटीज़ हैं, पॉलिटिकल अथॉरिटीज़ हैं, ये सब अपने मतलब की खातर पुअर क्लासेस को यूज़ करती हैं और उनको उनकी लाइफ में जो उनके राइट्स हैं, उनके हकूक़ हैं, वो अदा नहीं किए जाते और तमाम पुअर क्लासेस दे आर अंडर द क्रूअलिटी ऑफ अपर स्टार्टा। लंदन बहुत इम्पॉर्टेंट पोइम है, इसमें से अक्सर स्टेंजाज आ जाते हैं और इसका फर्स्ट और लास्ट स्टेंजा भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप उसे भी ज़रूर पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट लाइंस अ पॉइजन ट्री में से हैं, इसमें भी आपने रेफरेंस के बाद कॉन्टेक्स्ट बताना है, कॉन्टेक्स्ट में आप मेन थीम भी बता सकते हैं। दिस पोइम इज़ अबाउट सप्रेसिंग ऑफ आवर एंगर एंड criticism of hypocrisy and repression. By suppressing anger and complaints, we multiply them. The wrath eats into our own vitals. इस पोइम का मेन थीम ये है कि जब हम दूसरों के बारे में अपने दोस्त से नाराज़ हो जाते हैं या हमें दूसरों से शिकवे होते हैं तो हम उन्हें छुपाते हैं और हम हिपोक्रेसी और फॉल्सहुड यानी हम अपने जज्बात को छुपाकर मुनाफ़क़त से दूसरों से मिलते हैं और जिससे हमारे अंदर जो एंगर होता है, जो कंप्लेंट्स होती हैं, जो शिकायत होती हैं, वो ख़त्म होने के बजाय बढ़ जाती हैं और एक पॉइज़न ट्री बन जाती हैं। और इस तरह से ये भी एक मेटाफोरिकल पोइम है और जिसमें उन्होंने जो एंगर है उसको पॉइज़न ट्री से रिप्रेजेंट किया है। Lines है and into my garden stole when the night had veiled the pole, in the morning glad I see my foe outstretched beneath the tree। इन लाइंस में वो ये बताना चाहता है पोइट कि जब हम अपने दोस्त से अपनों से नाराज़ हो जाते हैं और उनके लिए जो गुस्सा हमारे अंदर होता है उसे हम छुपा कर हिपोक्रेसी यानी मुनाफ़क़त से मिलते हैं। अल्टीमेटली it is impossible to suppress your concealed feelings, and in spite of your best effort the man comes to know of them, but then it is too late to take an about turn. Suppressed anger poisons the mind and kills the friendship, and ultimately we find that friendship has destroyed by हिपोक्रेसी। यानी जब हमें अपनों से शिकायत होती है तो हम उन शिकायत को अपने दिल में रखते हैं और अपना जो गुस्सा है उसे अपने मामलात को, अपनी कंप्लेंट्स को रिज़ॉल्व नहीं करते, यानी मामलात को तय नहीं करते और हम मुनाफ़क़त से मुस्कुरा के मिलते हैं। अंदर ही अंदर ये गुस्सा, ये शिकायत बढ़ती चली जाती हैं और एक वक्त ऐसा आता है कि ये फीलिंग्स ओवरलोड हो जाती हैं और मज़ीद दबाई नहीं जा सकती और इस तरह से वो दोस्ती दुश्मनी में बदल जाती है और आखिरकार हम अपने दोस्त को खो देते हैं। तो इस तरह से एक खूबसूरत मेटाफोरिकल सिंबॉलिक पोइम के इन लाइंस में पोइट ये बताना चाहता है कि डोंट हाइड योर कंप्लेंट्स एंड ट्राई टू रिजॉल्व योर मैटर्स विद योर फ्रेंड्स, अदरवाइज यू हैव टू लूज़ योर फ्रेंड। नेक्स्ट लाइंस विलियम ब्लेक की पोइम द डिवाइन इमेज में से हैं। द ह्यूमन ड्रेस इज़ फॉर्ज्ड आयरन, द ह्यूमन फॉर्म अ फायरी फॉर्ज, द ह्यूमन फेस अ फर्नेस सील्ड, द ह्यूमन हार्ट इट्स हंग्री गॉज। ये लाइन डिवाइन इमेज से ली गई हैं और सबसे पहले आप रेफरेंस लिखेंगे, उसके बाद मेन थीम ऑफ द पोएम लिखेंगे और इस पोएम के भी 2 स्टैंजाज हैं और हर स्टैंजा की 4 लाइंस हैं और ये सेकंड स्टैंजा है। इस नज़म को समझने के लिए हमें इसकी जो पैरेलल पोएम है डिवाइन इमेज जो सॉन्ग ऑफ इनोसेंस में है उसको भी देखना पड़ेगा
क्योंकि ये दोनों पोएम्स आपस में एक दूसरे के साथ ट्विन्स हैं। और सॉन्ग ऑफ इनोसेंस से मुराद ये है कि जब विलियम ब्लेक को इस मुआशरे की हकीकत का इल्म नहीं था तो वो समझता था कि इंसान जो है वो उसका वो मोहब्बत यानी मर्सी, पिटी और लव से भरा हुआ है। लेकिन जब उसने दुनिया की हकीकत को जान लिया और स्टेट ऑफ एक्सपीरियंस में आया तो उसने देखा कि ह्यूमन रेस इज़ फॉर्ज्ड आयरन, यानी इंसान के अंदर रहम बिल्कुल नहीं है, वो बहुत सख्त गिर है। और इंसान द ह्यूमन फॉर्म अ फायरी फौज, यानी इंसान एंगर और क्रूएलिटी से भरा हुआ है जैसे कि आग से भड़कती हुई भट्टी। द ह्यूमन फेस अ फर्नेस सील्ड, एक ऐसी भट्टी जिसके अंदर आग को बंद किया गया हो। द ह्यूमन हार्ट इज़ हंग्री गोज, यानी इंसान का दिल एक भूखे गार की तरह है, यानी हवस से भरा हुआ है। तो इस तरह से इन दोनों पोएम्स को जब हम कंपेयर करते हैं तो फिर पता चलता है कि विलियम ब्लेक ये कहना चाहता है कि जिन लोगों को मैं ये समझता था कि दे हैव मर्सी, पिटी, लव एंड पीस, जब मैं हकीकत खुली तो मुझे पता चला कि दे डू नॉट हैव लव, दे डू नॉट हैव पीस, दे हैव टायरनी, जेलसी, हिपोक्रेसी, falsehood, greed, anger, all these things they have। तो इस तरह से इसमें उन्होंने ये बताना चाहते हैं विलियम ब्लेक कि ये जो दुनिया है, ये जो दुनिया के लोग हैं, ये बहुत ज़्यादा जालिम हैं और बहुत क्रूअल हैं और ये किसी से मोहब्बत नहीं रखते हैं, ये हिपोक्रेट हैं। तो इस तरह से इन लाइंस के आपने एक्सप्लेनेशन करनी है कि थीम ऑफ एक्सपीरियंस, थीम ऑफ क्रूअलिटी, जेलसी, थीम ऑफ टायरनी, जुल्म, ज़्यादती, ये सब इसमें बताया गया है। इसमें भी आप पूरा बताएंगे कि किस तरह से ये लाइंस हैं, इनकी लैंग्वेज, इनकी जो राइमिंग स्कीम्स, ये सारी चीज़ें, थीम्स, इमेजरी, और इनको कंपेयर ज़रूर करेंगे आप जो डिवाइन इमेज की सॉन्ग ऑफ इनोसेंस में जो पैराग्राफ दिया है उसके साथ। तो इस तरह से आपने ये लाइंस एक्सप्लेन करनी है। नेक्स्ट लाइंस हैं, टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट, व्हाट इमॉर्टल हैंड और आई कुड फ्रेम दाई fearful सिमेट्री। ये लाइन विलियम ब्लेक की पोएम द टाइगर से लिए गए हैं। रेफरेंस बताने के बाद आप इसका मेन थीम बताइए। द टाइगर एक सिंबॉलिक पोएम है। टाइगर इज़ द सिंबल फॉर द पीस फोर्सेस इन द सोल ऑफ ह्यूमन बींग्स विच आर नीडेड टू ब्रेक द बॉन्ड्स ऑफ एक्सपीरियंसेस, यानी हर इंसान के अंदर कुछ बुराइयां और कुछ ख़तरनाक इरादे होते हैं और ये सारी बुराइयां किस वजह से होती हैं। द फॉरेस्ट ऑफ नाइट रिप्रेजेंट्स द सिचुएशन इन विच द टाइगर लर्क्स, यानी जो फॉरेस्ट ऑफ नाइट है, अंधेरा जंगल है, उसके अंदर ये टाइगर यानी ये ख़तरनाक फोर्सेस छुपी होती हैं। यानी इंसान बज़ाहिर फरिश्ता नज़र आता है लेकिन उसके अंदर बुराइयां छुपी होती हैं। और किस वजह से होती हैं बुराइयां? इग्नोरेंस, रिप्रेशन एंड सुपरस्टिशन की वजह से होती हैं। और इन बुराइयों को ख़त्म करने के लिए ज़रूरत है कि मिथिकल हीरोज़, जो जैसा कि विलियम ब्लेक ने अपनी मुख्तलिफ़ पोइम्स में बताया है, और इस पोइम में उसने ये बताया कि जो स्टार्स हैं वो अपने स्पीयर से इन फोर्सेस को कंट्रोल कर सकते हैं। और इस तरह से ये एक सिंबॉलिक पोइम है। और इसके अलावा इस पोइम में वो ये भी बताता है कि जो क्रिएटर है वो गॉड, उसी ने लैम्प को बनाया है और लैम्प को बनाने वाला क्रिएटर लैम्प की तरह लविंग है, केयरिंग है, लेकिन ये वही क्रिएटर है जिसने टाइगर को बनाया है। और टाइगर जैसी एक पावरफुल और एक स्ट्रॉन्ग फियरफुल इमेज को बनाने वाला क्रिएटर भी कितना
फुल ऑफ रॉथ होगा। तो यहाँ पर इंसान को वो ये बताना चाहते हैं विलियम ब्लेक के हमें सिर्फ अल्लाह ताला की, गॉड की को फॉलो करना है और ख़ुद को अपनी इन बुरी या फीस फोर्सेस को, बुराइयों को कंट्रोल करना है, क्योंकि अगर हम इन बुराइयों को कंट्रोल नहीं कर पाए तो हमें क्रिएटर को आंसरेबल होना पड़ेगा। और वो क्रिएटर जो हमें इतना प्यार करता है तो फिर उसका रॉथ, उसका गुस्सा कितना ख़तरनाक होगा, इस चीज़ को हमें जहन में रखना है। ये पोइम भी विलियम ब्लेक की पोइम्स मोरालिटी और रिलीजियस पोइम और विजनरी पोइम्स की तरह एक विजनरी पोइम है। नेक्स्ट लाइन आह सनफ्लावर से हैं। आह सनफ्लावर weary of time, who countest the steps of the sun, seeking after the sweetened golden clime where the traveler's journey is done। सनफ्लावर भी विलियम ब्लेक की सिंबॉलिक पोइम है, एक मेटाफोरिकल पोइम है और इस पोइम का मेन थीम ये है कि all men and women whose lives are dominated and spoiled by longing which can never hope to satisfy। यानी यहाँ पर सनफ्लावर रिप्रेजेंट करता है इन ह्यूमन बींग्स को, एस्पायरिंग ह्यूमन बींग्स को, हु आर रनिंग आफ्टर देयर डिज़ायर्स, एंड सन रिप्रेजेंट करता है इंसान की डिज़ायर्स को। और इस पोइम में वो पोइट ये बताना चाहता है कि इंसान उसका ये जर्नी टू फुलफ़िल देयर डिज़ायर्स, यानी अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने का ये सफ़र कभी ख़त्म नहीं होगा, अनटिल द एंड ऑफ लाइफ विल कम, यानी ज़िंदगी ख़त्म हो जाने तक भी। तो ये एक तरह का सैटायर भी है सोसाइटी पर और आयरॉनिक सिचुएशन है कि लोग अपनी ख्वाहिशात के पीछे भागते हैं यहाँ तक कि लाइफ ख़त्म हो जाती है, लेकिन उनकी ख्वाहिशात नहीं ख़त्म होती और वो मरने के बाद भी सैल्वेशन की डिज़ायर के साथ मरते हैं। नेक्स्ट लाइन्स होली थर्सडे सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस का लास्ट स्टेंजा है। फॉर वेयर द सन डज शाइन एंड वेयर ऑफ द रेन डज फॉल, बेब कैन नेवर हंगर देयर, नो पॉवर्टी द माइंड अपॉल। इन लाइंस में विलियम ब्लेक सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस में ये ज़िक्र करते हैं कि मैंने लंदन को देखा और मैं ये समझता हूँ कि ऐसी सरज़मीन जहाँ पर सनशाइन हो और रेन फॉल्स हों, यानी जहाँ हमेशा सूरज चमकता हो और बारिशें भी होती हों, चिल्ड्रन कैन नेवर स्टार्व, या वहाँ पर बच्चे कभी भूखे नहीं मर सकते, और बेब कैन नेवर हंगर देयर, नॉर पॉवर्टी द माइंड अपॉल्स, और ना ही गुर्बत का खौफ दिमागों पे छाया हो सकता है। इन लाइंस में ये एक सैटायरिकल टोन है, वो अपने माशरे पर तंज़ करते हैं कि लंदन जैसा खुशहाल शहर, लेकिन मैं उसकी गलियों में लोगों को भूख से मरते और तड़पते देखता हूँ, और मैं पुअर क्लास के लोगों को सप्रेस्ड फॉर्म में देखता हूँ, तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। और मैं ये समझता हूँ कि ये सब कुछ करप्शन की वजह से है, अथॉरिटी की क्रूअलिटीज़ और उनकी जो रॉन्ग पॉलिसीज़ की वजह से है। इस पोइम को भी एक्सप्लेन करते हुए आप ज़रूर ज़िक्र करेंगे कि ये पोइम भी सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस से है, और इसका एक पार्ट सॉन्ग ऑफ इनोसेंस में भी बताया गया है कि जब विलियम ब्लेक सोसाइटी की मुनाफ़क़त से वाकिफ़ नहीं थे तो उन्हें ये लगता था कि लंदन बहुत ज़्यादा रिच है, बहुत ज़्यादा खुशहाल है, लेकिन जब उन्होंने इस हकीकत को जान लिया तो उन्हें बहुत तकलीफ़ हुई और उन्होंने इस सिचुएशन को इस पोइम में बयान किया। ये पोइम इसके तमाम स्टैंजास बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और इनमें से फ़र्स्ट स्टैंजा भी आ जाता है कभी पोइम उसमें, लेकिन ये लास्ट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो मैंने इसमें एक्सप्लेन किया है। इसमें आप सारे ये थीम्स बताएंगे और ये बताएंगे कि ये किस सिचुएशन में ये बात हो रही है, किसके बारे में हो रही है, यानी लंदन के बारे में हो रही है कि लंदन जहाँ पे गुर्बत नज़र आती है क्यों,
क्योंकि यहाँ खुशहाली होनी चाहिए थी, यहाँ सब लोगों के पास तमाम सहूलतें फैसिलिटीज़ होनी चाहिए थी। तो ये क्लास डिस्क्रिमिनेशन क्यों है, अमीर और गरीब का फ़र्क क्यों है? कौन है इतना हिपोक्रेट क्रूअल जो इन लोगों को इनकी ज़रूरतें नहीं देता? कौन है जो इन गरीबों को सप्रेस करता है? लंदन जो कि लैंड ऑफ जॉयज़ और प्रॉस्पेरिटी नज़र आती है, तो यहाँ इतनी गुर्बत क्यों? तो इससे ये पता चलता है कि मैन इज़ द एनिमी ऑफ मैन। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि विलियम ब्लेक एक ह्यूमनिस्ट के तौर पे बात करता है और लोगों को ह्यूमैनिटी का लेसन देता है। थैंक यू। ये तमाम लाइंस विलियम ब्लेक से ली गई हैं। आई होप दीज लाइंस एंड एक्सप्लेनेशन विल हेल्प यू। For more guidelines you can see my video on critical appreciation. I will give the link of my video. Thanks a lot. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपके लाइक से और आपके कमेंट से मुझे इनकरेजमेंट मिलती है मज़ीद वीडियोस बनाने की। थैंक यू।